परिसीमन या फिर डिलिमिटेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, खासकर उत्तर और दक्षिण के बीच में। परिसीमन जो व्यवस्था है उसको कैसे टाला जाए, इसको लेकर के पूरा जो मैं बार बार कह रहा हूँ षड्यंत्र है। वो दक्षिण का राज्य ये बात कहता है कि मुझे नुकसान हो रहा है और ये होना है। अगर परिसीमन की व्यवस्था उसी तरह से लागू होती है तो उत्तर भारत को इसका फायदा होने वाला है। आप उत्तर भारत के एक व्यक्ति का नाम बताइए राजनीतिक जो ये कह रहा है परिसीमन लागू होना चाहिए। 1971 में 54 करोड़ की आबादी, आज 145 करोड़ की आबादी, तो 90 करोड़ की जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? आप अगर उन्हीं लोगों को चुनते आ रहे हैं जिनकी संख्या फिक्स कर दी गई है तो बाकी लोगों को अवसर कैसे मिलेगा? देश में क्षेत्रीय दलों का उदय परिसीमन के पर रोक के बाद ही हुआ। जब 1976 में रोक लगाई गई तो क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। राजनीतिक परिवारवाद का जन्म उसी के बाद हो गया, क्योंकि तब आपका लड़का ही आपका चुनाव जीत लड़ेगा। अब किसी भी सीट पे आप देखेंगे कि 8 बार 10 बार आप कैसे चुन कर आ रहे हैं, क्योंकि सारे समीकरण आपके फिक्स हो गए। लेकिन वहां पे लोग हारते भी। देश में 3 लगातार शुरुआती चुनाव हुए तो 40 साल से कम उम्र के सांसदों की जो संख्या थी वो लगभग 30% से ज्यादा थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय युवा राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा था। अब वो संख्या 10-12% तक क्यों पहुंच गई? और उसमें से भी 90% से ज्यादा परिवारवाद के लोग हैं। औसत एक लोकसभा के चुनाव में कितना तक खर्चा था जो कि घोषित है? परिसीमन के बाद सीटें बढ़ रही हैं, उससे चुनाव खर्चे की बात है, वो मैं कह रहा हूँ उसमें 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा। कारण क्या है कि वोटरों की संख्या वही रहेगी, बूथ की संख्या वही रहेगी, सुरक्षा कर्मचारी वही रहेंगे। लेकिन ये भी एक संभावना बनती है कि जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वही जो हम नई सीटें बनाते हैं उन पे भी उन्हीं के लोग काबिज हो जाएं। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी परिवार है। उनके घर में 3 ही लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है सांसद में जाने की। तो जब उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है तब वो बाहर बैठा है। अब इनके पास स्कोप ही नहीं है। देश की राजनीति में महिला आरक्षण की बात आ रही है, पास है बिल, परिसीमन लागू होगा, महिला आरक्षण बिल आ रहा है। वर्तमान में राजनीति में एक नैरेटिव आप देखिए कि महिलाओं को लेकर के किस तरह से राजनीति में बयानबाजी हो रही, क्यों हो रही है? ये प्री प्लान हिस्सा है। आप देखेंगे आने वाले समय में राजनीति में महिलाओं को लेकर के और बयानबाजी आएंगी, क्योंकि महिला राजनीति की तरफ जाने की सोचे ना। ममता बनर्जी, आप उनकी पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगी तो ममता बनर्जी को इसीलिए नहीं हराया जा पा रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा महिला हैं। आज के डेट में वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का उनका रिप्रेजेंटेशन 34-35% है और वर्तमान में बाकी पार्टियों का क्या है? आज एक बात बताइए, इस देश में केवल 2 मुख्यमंत्री हैं महिलाएं। आपके हिसाब से क्या क्या फायदा होगा देश को, पार्टियों को, युवा को? हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस देश से प्रेम कर रहा है, क्यों आप देश का प्रधानमंत्री दूसरा आप नहीं हो सकते हैं? आपके अंदर ये अभिलाषा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देश में कितने सांसद होने चाहिए? जब भी ये सवाल उठता है तभी इस पर विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये सवाल अपने साथ लेकर आता है एक दूसरा सवाल, और वो सवाल है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से जुड़ा हुआ। यानी अब वो वक्त आ गया है जब देश में ये तय हो कितने सांसद, कितनी संसदीय सीट होनी चाहिए और उसका एक्चुअल में सही आधार क्या होना चाहिए। आज का हमारा ये पॉडकास्ट इसी विषय पर है, क्योंकि देश में एक बार फिर से चर्चा, बल्कि मैं कहूँ कि विवाद खड़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। विवाद उत्तर और दक्षिण को लेकर है। दक्षिण का कहना है कि हमें हमारा हक मिलता हुआ दिख नहीं रहा अगर हम सीटों की बात करें। उत्तर का भी कहना है कि हमें अब और सीटों की ज़रूरत है। विस्तार से बात करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हैं रुद्र प्रताप जी। रुद्र प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी, रुद्र जी एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और आई युवा नाम से एक संस्था चलाते हैं और बहुत लंबे वक्त से वो परिसीमन या फिर डिलिमिटेशन की डिमांड करते रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर से तय होना चाहिए कि देश में जो सांसद हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, उनकी संख्या फिर से तय होनी चाहिए और उसका आधार क्या होगा इस बारे में वे खुद इस विस्तार से बताएंगे। रुद्र जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो परिसीमन या फिर डिलिमिटेशन को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, खासकर उत्तर और दक्षिण के बीच में एक कह सके दरार जैसे दिखने लगी है। आखिर ये क्यों शुरू हुआ, क्या वजह है इसकी? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उत्तर और दक्षिण को लेकर के दरार है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है
जिसको देश के ऊपर लंबे समय तक थोपा गया है। कारण क्या है कि उत्तर और दक्षिण का इसमें क्या है, जब देश की बात होती है तो देश तो पूरा एक ही होता है। अब इसको उत्तर दक्षिण में बांटने की क्या जरूरत है? पूर्व पश्चिम में क्यों नहीं बट रहा है? उत्तर दक्षिण में क्यों बंटता है? क्योंकि अगर बंटना होता तो उत्तर पूर्व पश्चिम में भी बंटता। सवाल ये है कि परिसीमन जो व्यवस्था है उसको कैसे टाला जाए, इसको लेकर के पूरा जो मैंने बार बार कह रहा हूँ षड्यंत्र है, वो इसीलिए है क्योंकि परिसीमन एक ऐसी व्यवस्था है जो ये निर्धारित करती है कि लोकतंत्र की दिशा क्या है। क्योंकि अगर जैसे एक सवाल बार बार उठता है कि परिसीमन क्या है, तो परिसीमन वो व्यवस्था है जिससे लोकतंत्र का जन्म होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन तब देश में लोकतंत्र नहीं था। हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तब भी देश में लोकतंत्र नहीं था। क्योंकि हमारा लोकतंत्र 1952 में लागू होता है, जब डिलिमिटेशन होता है, सीटें तय होती हैं, चुनाव होता है और देश में पहली बार चुना हुआ प्रधानमंत्री मिलता है। उसके पहले लोकतंत्र नहीं है। तो परिसीमन वो व्यवस्था है, हमारी संवैधानिक व्यवस्था का वो हिस्सा है कि जिससे लोकतंत्र उत्पन्न होता है। तो अगर जिस चीज़ से लोकतंत्र उत्पन्न हो रहा है और उसी चीज़ को नहीं लागू किया जा रहा है, तो आप इसमें लोकतंत्र का अस्तित्व क्या है? क्योंकि इसको संवैधानिक तरीके से जब देखा जाएगा, अगर संविधान जब बनाया गया तो इसके देखिए इसकी गहराई को हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सीटें फिक्स भी करी जा सकती थी कि जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय कहा जा सकता था कि इतनी सीटें फिक्स रहेंगी, ये हमेशा रहेगी। देखिए, जो लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताएं कि संविधान में क्या लिखा गया है, ताकि और क्लैरिटी हो पाए। तो देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान जिसने बनाया वो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। उन्होंने ये चीज़ को बहुत गहराई से समझा कि आखिर इस देश में हम लोकतंत्र अगर स्थापित कर रहे हैं तो लोकतंत्र कायम कैसे रहेगा, क्योंकि स्थापित करना और उसको कायम रखना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। तो उसको कायम रखने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था दी कि परिसीमन होगा। कारण क्या है कि आप जब हमारे देश की परिस्थिति जब उत्पन्न हुई, जब हम देश को आजाद कराते तो उसमें कोई टाइम फ्रेम तय किया गया था, कितने साल में होगा परिसीमन? एकदम सारा चीज टाइम फ्रेम है, सब संविधान में लिखा है। कितना टाइम? मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। देखिए, शुरुआत में मैंने क्या कहा कि जब आज़ादी मिली, जब हम संविधान बना रहे थे, तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या कहाँ आके खड़ी हुई कि लोकतंत्र बचेगा कैसे, क्योंकि धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ। जो लोग उस समय ताकतवर लोग थे वो लोग लोकतंत्र को अपने कब्जे में करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद कैसे किया कि जो रियासतें जैसी थीं उस रियासत को उन्होंने उसी तरह से आज़ाद कर दिया। उसके बाद सरदार पटेल की भूमिका तभी तो बड़ी हो जाती है कि उन्होंने सारे रियासत को एक सूत्र में बांध करके एक भारत देश का निर्माण किया। और उसमें भी आपने देखा होगा कि जैसे गोवा बहुत बाद में भारत का हिस्सा बना, और जम्मू कश्मीर की समस्या जो हम बार बार कहते हैं कि उस समय हम शामिल नहीं कर पाए, तो आज भी समस्या है। तो उस व्यवस्था के बाद लोकतंत्र को आपको बचाना था, जहां सारे लोग अपनी तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए परिसीमन की व्यवस्था लाई गई कि परिसीमन ये निर्धारित करेगा हर जनगणना के बाद। जैसे मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र अपने देश में 52 में लागू हुआ, क्यों? क्योंकि 51 में जनगणना हुई, उसके बाद परिसीमन आयोग बना, उसने सीटें निर्धारित करी कि देश में लोक विधानसभा कितनी होंगी। कुछ लिखा गया ना कि इतने साल में जनगणना होगी या इतने साल में आपका परिसीमन होगी, और जनगणना के आंकड़े आने के बाद परिसीमन आयोग की स्थापना होगी और उसी के आधार पर सीटें निर्धारित होंगी। यानी आप कह रहे हैं कि जितनी आबादी होगी, जनसंख्या होगी, उसके आधार पर सीटें तय होंगी। केवल और केवल आधार जनसंख्या है, कोई और आधार ही नहीं है। जो आपने शुरुआत में कहा कि ये उत्तर और दक्षिण का विवाद कहाँ से आया, तो विवाद यहीं से आया। क्योंकि जब हम दोनों की जगह की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम अपने यहाँ के उत्तर के 5 बड़े स्टेट ले लेते हैं, मान लीजिए यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, इधर मध्य प्रदेश हो गया, और इधर बिहार और बंगाल, तो उनकी आबादी टोटल में इतनी है जितनी कि पूरे आपके साउथ की होती है। तो मेन मसला यहीं पे आता है। साउथ वालों को का कहना है कि अगर आप आबादी के आधार पे बनाएंगे सांसद तो हमारा तो प्रतिनिधित्व कम होगा, हमारे यहाँ से कम सांसद बनेंगे। मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूँ जो वो तर्क दिए जा रहे हैं। साउथ के कौन लोग ये बात कह रहे हैं? पॉलिटिकल लोग, ऑफ कोर्स। तो ये बात कब उन्होंने कही? जब ये मसला आता है सामने की परिसीमन की बात आती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मसला तो हम 2026 में डिस्कस कर रहे हैं। इस पे रोक 76 में लगाई गई। क्यों लगाई गई? क्या वजह थी? तब तो उतना बैलेंस नहीं था ना, जो जनसंख्या के आंकड़े थे। मैं तो अभी चूंकि जो मुद्दा है हम उस पे मैं उस पे भी आ रहा हूँ। कारण क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि यही तो राजनीतिक मुद्दा है, या राजनीतिक साजिश कैसे होती है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर दक्षिण का राज्य ये बात कहता है कि मुझे नुकसान हो रहा है और ये होना है,
इसमें कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जनसंख्या की ग्रोथ है उत्तर की ज़्यादा हुई, दक्षिण की कम हुई है। इस तर्क को नहीं नकारा जा सकता है। दक्षिण भारत उसका विरोध कर रहा है, इसको भी नहीं नकारा जा रहा है। उत्तर भारत को फायदा होने वाला है अगर परिसीमन की व्यवस्था उसी तरह से लागू होती है, तो उत्तर भारत को इसका फायदा होने वाला है। आप उत्तर भारत के एक व्यक्ति का नाम बताइए राजनीतिक जो ये कह रहा है परिसीमन लागू होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति का नाम आप बता दीजिए कि जो परिसीमन के पक्ष में बोल रहा है। दक्षिण को नुकसान हो रहा है, उसका आदमी उसका विरोध कर रहा है। एग्जैक्टली वही मैं यही कह रहा हूं ना, दुनिया में हमेशा उस व्यक्ति को ज्यादा बोलना होता है। भाई यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, पॉलिटिकली एक्टिव लोग उत्तर में ज्यादा हैं, फायदा उत्तर भारत को होने वाला है। लेकिन एक व्यक्ति पिछले 50 साल की राजनीति में आप बताइए, जब से परिसीमन पर रोक लगाई गई है, उत्तर भारत का एक व्यक्ति कहा हो कि कोई नेता कहा हो कि परिसीमन को लागू किया जाना चाहिए? क्यों नहीं? तो अगर किसी ने नहीं कहा तो फिर ये मसला आता कैसे है बार बार? इसीलिए मसला आता है कि अब समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई और कहाँ से अब अभी वर्तमान में है। परिसीमन देश में 3 बार लगा, 1952 में, 1962 में और 1972 में। सुचारू रूप से परिसीमन 3 बार देश में लागू हुआ। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान इस पर रोक लगाई गई और इसको बढ़ा करके 2001 तक कर दिया गया, क्योंकि संविधान में परिसीमन को टालने की तो व्यवस्था है, खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी पूरी व्यवस्था दी गई है। कितनी, मैंने क्या कहा, ये इतना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि इस ही पूरे देश में केवल एक ही संवैधानिक संस्था है कि जिसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये भी व्यवस्था संविधान में की है। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट के माध्यम से भी परिसीमन को टाल ना सकें, क्योंकि आपकी अपने देश की व्यवस्था टाल नहीं सके तो फिर कैसे रोक लगाएगी इतने टाइम? तो उसकी टाइमलाइन उसको बढ़ा दिया गया कि जब उन देश में इमरजेंसी थी। आप सोचिए कि इसके जो मैं बार बार साजिश का नाम क्यों दे रहा हूं, कि देश में इमरजेंसी थी और परिसीमन पर रोक लगाई गई, और परिसीमन पर रोक लगाने का सिर्फ और सिर्फ ये आधार है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण होगा। ठीक, 2001 तक वो आ जाता है। 2001 में वर्तमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है, उसको बढ़ा करके 2026 कर देती है। जो आप कह रहे हैं कि इस पे अब चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी टाइमलाइन अब खत्म हो रही है। 2026 में इसकी जो रोक की सीमा है, मुझे आइडिया है, लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर से कोई बड़ा नेता इसके पक्ष में नहीं बोल रहा, तो मेरा सवाल वहां से आता था कि अगर कोई इसके फेवर में नहीं है तो फिर तो ये आएगा ही नहीं। इसलिए हमने अब मजबूरी है कि अब इसकी टाइमलाइन जैसे खत्म होगी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, क्योंकि इसकी अगर आगे बढ़ा दें तो जैसे पहले आगे बढ़ाने के लिए बिल लाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इशू ये उत्पन्न होता है ये, क्योंकि इसको लागू करने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना है। जैसे ही उसके टाइम लाइन खत्म होगी, जो 26 में खत्म हो रही है, उसके बाद ऑटोमेटिक परिसीमन की एक्टिविटी अपने आप शुरू हो जाएगी, जो इस जनगणना के आंकड़े के बाद तुरंत हो जाएगी। इसको बढ़ाने के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ेगा और उस बिल को पास कराना पड़ेगा। अब सरकार की मजबूरी क्या है, या जो राजनीतिक संकट कहां आके खड़ा हुआ, इस बिल के साथ जुड़ा है महिला आरक्षण बिल जी। क्योंकि जो महिला आरक्षण बिल 33% 2023 में पास हुआ, उसके साथ सबसे बड़ी कंडीशन है कि बिना परिसीमन को लागू किए महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो सकता है। तो अगर सरकार उस बिल को टालने के लिए बिल लाती है तो इसका मतलब है कि महिला आरक्षण बिल का सीधा सीधा विरोध करती है और उसको लागू नहीं करना चाहती है। तो यहाँ पर राजनीतिक संकट आ गया। नहीं तो 2001 में जब इसको टाला गया या 1976 में जब इसको टाला गया तो इस पर कोई राजनीतिक संवाद थोड़ी हुआ था। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि जो उत्तर के नेता अगर बोले होते, उत्तर का राजनीति में इतना बड़ा प्रभाव है, तो क्या ऐसा बिल पास हो सकता था कि जिसमें उत्तर का नुकसान हो? तो आप पहली बार देश की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक दल जिसको फायदा होने वाला है वो नहीं बोल रहा है। दक्षिण भारत को नुकसान होने वाला है, उनके नेता बोल रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं बोल रहे हैं। उत्तर भारत इतना राजनीतिक रूप से सक्रिय है, जहां एसआईआर को लेकर के बिहार पूरा चुनाव का मुद्दा बना सकता है कि ये कोर्ट की बात है। वहां पर सीमन से उत्तर को इतने मतलब विधायक और सांसद मिलने वाले हैं, वहां का एक नेता जो हर बात पे बोलता है वो परिसीमन पर नहीं बोल रहा है। तो आप ये सोचिए कितनी गहरी साजिश हो सकती है कि जिसको फायदा होने वाला वो चुप्पी साधे है। जो आप साजिश की बात करें, इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे और आपका पक्ष जानना चाहेंगे। लेकिन चूंकि बात जब दक्षिण की हो रही है तो वो विरोध क्यों हो रहा है? वो विरोध इसलिए, यहाँ तक मैंने क्यों कहा शुरुआत में कि कहीं ऐसा तो नहीं है इससे दो दरार पैदा हो रही है। दरार क्यों पैदा हो रही है कि जब हम शुरू से इस कोशिश में लगे रहे और बहुत लंबे टाइम से ही हुआ कि आप एजुकेशन को बढ़ाइए, बच्चे जितनी आबादी हमारे देश में है उसको पे रोक लगाने की ज़रूरत है, तो दक्षिण ने वो काम बखूबी किया।
कहीं ना कहीं उत्तर वाले उसमें उतना कामयाब नहीं हो पाए। अब वो लोग कह रहे हैं, चाहे आप चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे स्टालिन हो, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो गलती हो गई, इसका मतलब अगर हमने कम बच्चे पैदा किए तो ये तो हमें नुकसान हो गया ना। हमने अगर अच्छा कुछ काम किया तो हमें अच्छे काम का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो क्या हम 12-12 बच्चे पैदा करना शुरू कर दें? तो ये एक अलग विवाद हो गया, क्योंकि इससे पहले विवाद हिंदू और मुस्लिम में आता था बच्चों को लेकर के कि भैया हमें भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने, ये कर रहे हैं। तो अब ये एक नया विवाद हो गया आपका उत्तर और दक्षिण को लेकर। तो ये तो देश के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इस हिसाब से। नहीं, मैं उसका भी बात कह रहा हूँ। ये विवाद भी निरर्थक है, राजनीतिक गलियारे का ही अपना किया हुआ एक विवाद है। अब एक बात बताइए, पिछले 50 साल से पूरे देश को नुकसान हो रहा है ना परिसीमन नहीं लागू होने से। दक्षिण भारत को और उत्तर को तो छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए किस तरह का नुकसान? नुकसान इस तरह से है क्योंकि देखिए हर 10 साल बाद सीटें बढ़ती, जनसंख्या जैसे अभी हम आंकड़ों पे चले जाते हैं कि जब 1971 में देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी, तो 10 लाख की संख्या पे एक सांसद चुने गए। राइट, इसीलिए 543 नंबर जो तय किया गया। 543 10 लाख की संख्या पे ऑलमोस्ट चुने गए। अगर वो 82 में होता तो वो संख्या फिर बढ़ करके लगभग 600-700 के आसपास पहुंचती, फिर 92 में होता तो और बढ़ जाती, फिर 2002 में होता। तो इससे जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती, जनता और जनता के बीच का संवाद बढ़ता। अगर हम ये 10 लाख का ही आंकड़ा लेते हैं तो इसके हिसाब से तो 1400 के आसपास बैठता आज की तारीख में वर्तमान में होनी चाहिए। तो वो 1450 एक दिन में नहीं होता ना, ये 5 बार परिसीमन हो चुका होता ना, तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती। और मैंने क्या कहा कि हमेशा लोकतंत्र को हमको समझना पड़ेगा। लोकतंत्र में विधायिका का बड़ा महत्व क्यों हो जाता है? जो जनप्रतिनिधि हैं लोकतंत्र में सबसे बड़े उन्हीं को माना जाता है। नहीं तो अगर एक बात बताइए, अगर देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उसको क्या अच्छा माना जाता है? जबकि इसीलिए नहीं माना जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है। और मैंने क्या कहा कि हमें अपने संविधान को समझना पड़ेगा। जिन्होंने उनको बनाया उन्होंने बहुत बारीकी से बनाया है। जो लोग, एक बात समझिए कि राष्ट्रपति चुनाव में जो चुने हुए मनोनीत सदस्य होते हैं वोट नहीं डालते हैं। इतनी बारीकी बनाई गई है कि जो मनोनयन से आता है वो चुनाव में हिस्सा नहीं जनता होता का जो प्रतिनिधि है वही को यह हक है। जो चुने हुए। अब आप एक बार बताइए कि इस देश में राज्यसभा को प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? मैं आपकी बात क्योंकि वो सीधे नहीं चुने जाते। जिसको जनता सीधा वोट देती है वही प्रधानमंत्री चुन सकता है। इतनी बारीकी से देश को, संविधान को बनाया गया था, क्योंकि राज्यसभा में चयन अलग प्रक्रिया है, जनता के बीच से चुने हुए प्रतिनिधि की प्रक्रिया अलग है। तो अगर लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधि इतना महत्व रखते हैं तो उसकी संख्या क्यों नहीं महत्व रखेगी? आप अगर उन्हीं लोगों को चुनते आ रहे हैं जिनकी संख्या फिक्स कर दी गई है, तो बाकी लोगों को अवसर कैसे मिलेगा? 1971 में 54 करोड़ की आबादी, आज 145 करोड़ की आबादी, तो 90 करोड़ की जो आबादी है उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो जब ये प्रतिनिधित्व का गैप बढ़ता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि जनता और प्रतिनिधियों का संवाद नहीं होता है। जो आपने सवाल पूछा उत्तर और दक्षिण की लड़ाई पे, उस पे हम आते हैं। उस समय चलिए उन्होंने ये बात मान ली, उन्होंने अच्छा काम किया, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने 76 में इस पर रोक लगाने का आधार जनसंख्या नियंत्रण किया और वो नहीं हुआ तो इसको बीच से हटाया भी जा सकता था। आप इस तर्क को, कोई भी आदमी ये साबित कर सकता है कि क्या लिमिटेशन पर रोक लगने से जनसंख्या नियंत्रित हो गई? नहीं हुई ना। तो अगर कोई भी व्यवस्था अगर आप लागू करते हैं और उसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो उस व्यवस्था को बदल दिया जाता है। तो उसको 2001 में क्यों नहीं किया गया कि भाई नियंत्रण नहीं हो रहा है तो उसको और तरीके से किया जाए? दूसरी चीज क्या है कि जो ये तर्क का कुतर्क है उसमें ही छुपा हुआ है। विधानसभा में भी परिसीमन लागू होता है। आर्टिकल 170 में विधानसभा में परिसीमन लागू होता है और सेम यही प्रक्रिया है कि हर 10 साल में जनसंख्या गणना होगी और उसके बाद परिसीमन आयोग विधानसभा की सीटें तय करेगा। चलिए हम मान लेते हैं लोकसभा आप नहीं कर रहे थे, विधानसभा में क्यों नहीं परिसीमन आपने करवाया? अगर वहां तो उत्तर दक्षिण की लड़ाई ही नहीं है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की सीटें बढ़े। उत्तर दक्षिण की लड़ाई तो अभी है, एज ऑफ नाउ है जो आपकी बात कर रहे हैं। विधानसभा में कह रहा हूं मैं, लोकसभा को आप साइड हम रखते हैं, मैं उसी के समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर डिलिमिटेशन विधानसभा में लागू हो, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हो, बिहार हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उसका नुकसान तमिलनाडु, आंध्र और केरल को कैसे होगा अगर विधानसभा में लागू हो? ऑफ कोर्स वो तो नहीं होगा ना। तो ये तर्क, मैंने क्या कहा कि इस पर जो तर्क दिए जाते हैं केवल इसी वजह से कि उत्तर, जैसे बड़ी तस्वीर को छुपाने के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे ये चीज छुप जाए। और जो आधार दिया जा रहा है, मैं कह रहा हूं आज मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि नोएडा और गाजियाबाद की सीट 50 लाख की जनसंख्या पे है
बड़ौद और ललितपुर 15 लाख की 16 लाख की संख्या पे हैं, तो आज भी तो ये अंतर है। अगर हम इस बात को सॉल्व करने पे आए, इस बात पे चर्चा करने पर आए, तो संसद का एक स्पेशल सत्र बुला लीजिए, उस पर चर्चा हो जाए। नेताओं के बयानबाजी क्यों माने जाते हैं, नेता क्यों बयानबाजी दे रहे हैं, उसका समाधान निकलेगा ना। अगर उत्तर को हम कह रहे हैं कि उत्तर की संख्या बढ़ा दीजिए, दक्षिण की संख्या घटा दीजिए। अगर हम अभी एज ऑफ नाउ की बात करते हैं, जो हमारी मौजूदा नई पार्लियामेंट है, वहाँ पे 888 सीटों की जगह है, तो यानी 1400 वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया। उतने तक की तो कोई चांस नहीं है कि उतने सांसद, आपके हिसाब से अगर होता है ये, तो क्या आधार होगा इसका, जनसंख्या या फिर कुछ और कितनी तक नंबर जो बढ़ेगा? उसमें जनसंख्या के सिवा कोई आधार ही नहीं होता। उसके मैंने क्या कहा कि वो संवैधानिक प्रणाली है, तो उसको बदला ही नहीं जा सकता। कि जैसे अभी भी वो अंतर है जो मैंने आपको अभी उदाहरण से समझाया, तो जैसे आप उत्तर की सीटों को आप 15 लाख पे कर लीजिए, दक्षिण की सीटों को 10 पे ही रहने दीजिए, तो वो रेशियो बनाया जा सकता है। मैंने जो बार बार मैं कह रहा हूँ साजिश की बात, तो क्यों कह रहा हूँ कि उस पर आप चर्चा करेंगे तब ना। जैसे आपने सांसद भवन की आप बात करी कि आपने 800 कुछ सीटें बनाई, इसका बेस क्या था, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि परिसीमन, मैंने क्या कहा कि परिसीमन की जो सीटों की संख्या है वो परिसीमन आयोग तय करता है, उसके सिवा कोई नहीं करता। वो एक आयोग बनता है, वो सीटों की संख्या क्षेत्र डिसाइड करता है, उसके बाद उसका काम खत्म, वो आयोग उसी समय निष्क्रिय हो जाता है, उसका सिर्फ यही काम है। तो उससे पहले आप नहीं कर सकते थे। चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि आपने वो अनुमान लगाया कि हम इतनी सीटें कर रहे हैं। अब उसका दूसरा पहलू समझिए कि परिसीमन अगर इस बार लागू होगा, तो परिसीमन तो हर आंकड़े के बाद लागू होगा, हर बार सीटें बढ़ेंगी। अच्छा। हर बार जनसंख्या जब होगी, ऐसा थोड़ी है कि इस बार के बाद परिसीमन खत्म हो जाएगा। देश जब तक रहेगा, लोकतंत्र जब तक रहेगा, हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा, ये संवैधानिक है। तो हर जनगणना के बाद तो सीटें बढ़ेंगी। ये भी तो हो सकता है जब पहले 25 साल के रोक लगाएगी, फिर लगाएगी, तो यू नेवर नो कि क्या होगा। मैंने क्या कहा कि अगर ऐसे रोक लगा देंगे तो लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। आज भी 90 करोड़ लोगों का तो प्रतिनिधित्व ही नहीं है। जब 1971 के बाद जो पैदा हुआ है, वो इस लोकतंत्र का हिस्सा कैसे हुआ जब उसके प्रतिनिधि नहीं है? अच्छा चलिए, आप ये बताइए कि जो आप षड्यंत्र की बात बार बार कर रहे हैं कि ये क्या षड्यंत्र है, थोड़ा और खुल के बताइए। देखिए, इसका षड्यंत्र का मेन कारण ये था कि जब देश की आज़ादी के बाद जो लोग ताकतवर लोग थे और उनको ये बात महसूस हुई कि देश की राजनीति में हम कैसे अपने आप वर्चस्व को बना पाएंगे, क्योंकि परिसीमन नए लोगों को अवसर देता है, कंपटीशन को जन्म देता है। जैसे परिसीमन का जो सिद्धांत है, मैंने क्या कहा, उसको बदलने की कोशिश करी जा रही है। लोगों को नैरेटिव उत्तर दक्षिण के सिवा कुछ समझाया ही नहीं जा रहा है, केवल इसमें क्षेत्र बदलते हैं, संख्या के साथ क्षेत्र बदलते हैं। तो क्षेत्र बदलने से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता है। आपके समीकरण जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी गेम में जब इस ग्राउंड बदल जाता है तो खेलने की तकनीक भी आपको बदलनी पड़ती है, आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसमें संख्या के साथ जब क्षेत्र बदलता है तो समीकरण फिक्स नहीं होते। आज के डेट में क्या है, समीकरण फिक्स हो गए कि इतने जाति, इस जाति की ये वोटर है, इस जाति की ये वोटर है, इस जाति तो जो आपका एरिया बदलेगा तो उसके हिसाब से वहाँ जो जनसंख्या वहाँ पे होगी, जिस जाति की होगी, उसके अनुसार चीजें वैसे जाएंगी। नहीं, वो हर बार अप डाउन करेगा ना। हर बार एक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कि यूपी की 80 लोकसभा सीट हैं, उसको जब 100 कर दिया जाएगा तो इस क्षेत्र में से 20 और निकालने पड़ेंगे ना। तो किसी क्षेत्र से वो कटेगा, एरिया कटेगा, तो वो समीकरण राजनीतिक पार्टियों को या व्यक्तियों को नहीं पता होता है, वो परिसीमन आयोग तय करेगा। तो अगर आप में से कौन सा क्षेत्र जाएगा और कौन सा क्षेत्र आप में जुड़ेगा, ये आपको नहीं पता होगा, तो आपको तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी ना। अभी तो आपको फिक्स है, तो इसमें क्षेत्र बदलते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं उस सेंस में कह रहा था। दूसरी चीज क्या है कि जब नए लोगों से आपका मुकाबला होगा तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी हो। जैसे मान लीजिए यूपी में अब 80 की जगह 100 सीटें होंगी, तो 20 नए लोग चुन कर आएंगे तो कंफर्म हो गया। तो नया कंपटीशन आपको अगली बार 100 लोगों से करना पड़ेगा कि 100 में बेहतर कौन है। जब आप समीकरण अपने फेवर में कर लेते हैं तो आप अपने हिसाब से, अब जैसे आप देखेंगे कि देश में क्षेत्रीय दलों का उदय परिसीमन के पर रोक के बाद ही हुआ। जब 1976 में रोक लगाई गई तो क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, राजनीतिक परिवारवाद का जन्म उसी के बाद हो गया, क्योंकि तब आपका लड़का ही आपका चुनाव लड़ेगा।
अब किसी भी सीट पे आप देखेंगे कि 8 बार 10 बार आप कैसे चुन कर आ रहे हैं, क्योंकि सारे समीकरण आपके फिक्स हो गए, वो बदल नहीं रहे हैं, वैसे ही लेकिन समीकरण। वहां पे लोग हारते भी है ना, मान लीजिए इस बार कोई एक दल का बंदा जीतता है, अगले साल कोई और आता है। जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपने समीकरण को साध लेता है ना, जातिगत देखिए समीकरण। रुद्र जी, मेरा सवाल ये था कि वही लोग हैं, मतलब जो ये तो आप बता रहे हैं, एक इलाके, मतलब अगर हम किसी एक सीट की ही बात कर लेते हैं तो वहां पे जो जाति के लोग हैं वही हैं, ठीक है, आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि वो स्थिर हैं। अब मान लीजिए वहां पे एक बार कोई एक पार्टी जीत के आती है, 2 बार जीत जाती है, तीसरा कोई और जीत जाता है, तो तब तो फिर जनता तो वही रही, जाति तो वही रही, फिर जीत हार कैसे बदल गई? जीत हार इसलिए बदल जाती है कि उस तरह के जब समीकरण क्रिएट हो जाते हैं किसी भी वजह से, जैसे राजनीतिक एक आप ये कह सकती हैं कि कोई ऐसा मुद्दा है जो इन मुद्दों के ऊपर हावी हो जाता है क्षेत्र की राजनीति से और उसके ऊपर उठ जाता है, तो समीकरण बदल जाते हैं। नहीं तो अधिकांश समीकरण आप देखेंगे कि जातिगत आधार पर होते हैं। पार्टियां टिकट कैसे देती हैं, सबसे पहले वही डेटा वो निकालती हैं कि किस जाति के क्या वोट हैं, कैसे हैं, तो वो समीकरण उससे बदलते नहीं हैं। लेकिन परिसीमन की व्यवस्था में वो समीकरण हमेशा बदलते। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि नोएडा में लोकसभा की 5 सीटें होनी चाहिए, तो वर्तमान में नोएडा में 1 सीट है, तो 1 सीट में कौन सी कास्ट का कौन सा गांव कौन सा क्षेत्र सब एक राजनीतिक दल को पता है। लेकिन अगर यही हर 10 साल बाद इसके क्षेत्र में गाजियाबाद की कुछ जगह जुड़ जाती, कुछ इसमें से दूसरी जगह हो जाती, तो आपको उन लोगों को भी तो प्रभावित करना पड़ेगा। जब वोट के लिए आप जाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो एक नए लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा, तो आपका जो काम बढ़ जाता है। जो प्लेइंग फील्ड है वो फिक्स नहीं है, आपका होम ग्राउंड नहीं है, वो ग्राउंड में बदलाव आ रहा है, तो आपका जो मेहनत करने का तरीका है वो बदल जाता है। दूसरे क्या है कि आप जैसे एक बार मैं यहाँ का सांसद चुन लिया गया, तो ये मेरी सबसे बड़ी चीज होगी कि पहले मैं तो चुन लिया गया, तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रांगली खेल रहा हूँ, दूसरे आदमी को मौका मैं नहीं दे रहा हूँ। उसकी वजह से क्या होगा कि नई एंट्री पॉलिटिक्स में नहीं हो पाएगी, जो आज के वर्तमान में नहीं हो रही है। जैसे मैं अभी युवाओं की स्थिति पर बात कर रहा हूं कि जो एक एग्जाम्पल से ही कि जब देश में 3 लगातार शुरुआती चुनाव हुए, तो 40 साल से कम उम्र के सांसदों की जो संख्या थी वो लगभग 30% से ज़्यादा थी। आंकड़े के अनुसार चुने हुए सांसदों की मैं बात कर रहा हूँ शुरुआती 3 चुनावों में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय युवा राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा था। अब वो संख्या 10-12% तक क्यों पहुंच गई? और उसमें से भी 90% से ज़्यादा परिवारवाद के लोग हैं, जिन्होंने अपनी पिता की विरासत को राजनीति में अपनाया है। तो पर अभी का जो करंट में डेटा कहीं पे देख रही थी, वो तो ये बताता है कि 30-31% के करीब हैं जो अभी चुन के आए हुए हैं हमारे नुमाइंदे या प्रतिनिधि ओवरऑल। नहीं 40 साल से कम उम्र के जो सांसदों की संख्या है वो 12-13% के आसपास है। और अगर हम 30 के नीचे चले जाएं, 30 के वाले, तो गिनती के 10-12 हैं, और उसमें से लगभग सारे लोग किसी राजनीतिक परिवार के लड़के हैं। तो अगर देश की आज़ादी में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, देश के शुरुआती चुनावी दौर में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो उसके बाद युवाओं का इंटरेस्ट राजनीति से कम कैसे होने लगा? क्योंकि परिसीमन पर जैसे रोक लगाई गई, ताकतवर लोग और ताकतवर होते गए। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती गई, तीसरी जनरेशन आती गई, चौथी जनरेशन आती गई, क्योंकि आपके पास चुनने के लिए वही विकल्प है। सीटें नहीं बढ़ी, नए लोगों की एंट्री नहीं हुई। तो जब नए लोगों की एंट्री नहीं होगी तो आपको किसमें से चुनना है? जो पहले से हैं। तो इससे परिवारवाद बढ़ा, ताकतवर लोग ताकतवर हुए। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ हम 2 लोग बैठे हैं, तो हम 2 लोगों में से सीटें बदल सकते हैं, हम इधर बैठ जाएंगे, कभी आप उधर बैठ जाएंगे, पक्ष या विपक्ष होता रहेगा। लेकिन अगर इसमें 2 सीटें और लगा दी जाएंगी तो कंपटीशन, हम अब उन 4 लोगों में से जो बेहतर होगा लोग उसको सुनेंगे, उसको जानेंगे। लेकिन अगर वो आप मौका ही नहीं, चेयर ही नहीं लगाएंगे, तो वो नया आदमी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपका उठना जरूरी है। और जो आदमी स्थापित कहीं पे है उसको आप वहां से उठा करके वहां से हटाएं, उसके लिए बहुत ताकत की जरूरत है। ये भी तो मुमकिन है रुद्र जी की जो ऑलरेडी शक्तिशाली लोग हैं राजनीतिक लिहाज से, वो जो 2 सीटें और हम लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो 2 सीटें भी उन्हीं के बंदे एक्वायर कर ले, उन्हीं के घर से। हम देख रहे हैं कि एक परिवार, आप देखते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर, कि एक परिवार से 10-10 लोग चुन करके आते हैं। नहीं, मैं उस बात का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन उसमें किसी तीसरे व्यक्ति के आने की संभावना है ना। यहाँ तो जब तक हम दोनों लोग रहेंगे किसी की संभावना नहीं है। आज एक बात बताइए, मैं एग्जाम्पल से पूछ रहा हूँ कि राजीव गांधी जी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने का आधार क्या था? ऑफ कोर्स फैमिली। वो राजनीति में नहीं थे,
इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है और उनको सीधा प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी के मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया ना। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, लोकतांत्रिक प्रणाली से बने, उसमें कई सारी वजह उस टाइम पे देखिए हत्या होती है, वो एक दौर आता है, अलग बात है, वो थोड़ा अलग मुद्दा है, उस पे मैं वो बहुत कह रहा हूँ। और उसमें भी जैसे इंदिरा गांधी जी का हम एग्जांपल इसलिए नहीं दे सकते हैं कि वो लंबे समय तक देश की आज़ादी की भी लड़ाई में शामिल थी, मंत्रिमंडल में भी शामिल थी, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा थी। मैं राजीव गांधी जी की इसलिए कह रहा हूँ, न उनका राजनीति से कोई लेना देना था, और सीधे बिना किसी चीज के आप प्रधानमंत्री बना देते हैं। अभी जैसे हम आपको वर्तमान की बात कह रहे हैं, वो तो चलिए बहुत प्राचीन पहले की बात। आज उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को मंत्री बनाया गया बिहार में, वो मंच पे जब गए तो उनको पता ही नहीं था कि मुझे मंत्री बनना है। ये लोकतंत्र है। नीतीश कुमार जी के लड़के को, जो व्यक्ति 45 साल से राजनीति से दूर रहा, उसको राजनीति में लाने के लिए पूरा देश लगा हुआ है। ये क्या लोकतंत्र है? अगर उस व्यक्ति का इंटरेस्ट है, मैंने क्या कहा, परिवारवाद कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको प्रूव करना चाहिए खुद को कि मैं इस लायक करिए ना, आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप लोकतंत्र में किसी पद पे आ रहे हैं। ये कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है कि जो मैं आपको दे रहा हूं, विरासत नहीं है, ये विरासत नहीं है। भाई अनिल अंबानी के बच्चे उनका बिजनेस संभालेंगे तो हम आपको कोई आपत्ति थोड़ी है, उनकी विरासत वो संभाल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोकतंत्र का दिखावा करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका लड़के को, और जिस मंच पे प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हैं उस पे उपेंद्र कुशवाहा का लड़का सीधे मंत्री पद की शपथ लेता है और उसको पता नहीं है कि मैं मंत्री बनने आया हूं, तो ये लोकतंत्र है। तो इसी चीज को बढ़ाने के लिए आप 76 के बाद डेटा उठा करके देखिए, पूरे देश में परिवारवाद हावी हो गया, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और जो दक्षिण के राज्य इस बात का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने परिवारवाद के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्तिगत कोई फायदे की बात नहीं हो रही है। अगर व्यक्तिगत फायदे की बात होती तो इस पे चर्चा होती और चर्चा में इसका निष्कर्ष निकलता। आप दक्षिण भारत परिवार में तो देखिए सिंपल सी बात है कि वहां भी आप कहीं भी पूरे देश में कहीं भी देख लीजिए, जो जिसके पास पावर है, राजनीतिक पावर है, वो अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाता है। ठीक है, तो वो ये वाली चीज तो उनको भी नहीं है, ये अधिकार तो उनके पास ऑलरेडी है, तो इसको उससे कंपेयर तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पे कम भी सीट है तो भी उनके फैमिली वालों को तो मिल ही रही है। मैंने क्या कहा, तो इसीलिए तो जैसे बढ़ेगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उनकी फैमिली को कौन एक्सेप्ट करेगा? आप संख्या तो बढ़ाइए। अब जैसे कि आपको और एग्जाम्पल, सरल उदाहरण दे रहे हैं कि परिसीमन की व्यवस्था लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि संवैधानिक तरीका ये है कि 500 से ज़्यादा एक राज्य में विधानसभाएं नहीं हो सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार 1200 विधानसभा होती है, तो उत्तर प्रदेश में बनेंगे राज्य 3। अब अखिलेश यादव जी कितने राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? या समाजवादी पार्टी? कोई बात नहीं, तो उनके परिवार में बहुत लोग हैं बनने के लिए। एक एग्जाम्पल लीजिए ना, तो अखिलेश यादव जी एक ही राज्य के बनेंगे ना, 2 आपको नए मुख्यमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान लीजिए परिवारवाद से स्टालिन या तेजस्वी यादव या कोई भी व्यक्ति आता है और वहाँ राज्य ही 2 बन जाते हैं, तो आपके कंपटीशन में एक नया व्यक्ति वहाँ खड़ा हो जाएगा। तो जनता के पास ये अवसर बनता है कि जनता चुने कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन। जब आप उसी व्यक्ति में से चुनना है, अब आज एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश या किसी भी देश के राज्यों में आने वाले समय में 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा, तो या तो आप रहेंगे या तो हम रहेंगे। तो इसमें आम जनता का संबंध नहीं होता है। और दूसरी क्या है, कनेक्शन कैसे बढ़ेगा, जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच की जो दूरी है वो कैसे भरी जाएगी। भाई 2 लाख की संख्या पर एक विधायक होते थे, आज 10-10, 12 लाख की संख्या पर विधायक हैं। इस देश की सबसे बड़ी विधानसभा आपके गाजियाबाद में है, साहिबाबाद, इसमें 10 लाख वोटर हैं। 6 विधानसभा की जगह 1 विधानसभा है। इसमें आपको लगता है वो व्यक्ति उस अपने जनता से संवाद कर पा रहा होगा? तो नहीं कर पा रहा है, तो आप लोकतंत्र कैसे हो रहा है? और उसमें आप ये दावा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जीत हमारी है जी। तो ये जो गैप है ना, यही चीज को पाटने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी कि ये व्यवस्था हमेशा चीज़ों को नया करती है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज़ को बहते हुए पानी को आप रोक दीजिए तो सड़ने लगेगा, उसमें गंदगी फैलने लगेगी, क्योंकि उसकी बहाव ही जो है उसको साफ रखने के लिए है। तो लोकतंत्र का बहाव कैसे चालू होगा? लोकतंत्र का बहाव के चालू रखने के लिए ही परिसीमन की व्यवस्था थी, और परिसीमन की व्यवस्था ही नए लोगों को आने का अवसर देती। क्योंकि जो मैंने क्या कहा कि हर बार जब सीटें बढ़ेंगी तो नया आदमी आएगा, जब नया आदमी आएगा तो उसमें कंपटीशन होगा। हम अभी तक 80 लोगों में कर रहे थे, हम 100 में करेंगे तो 100 लोगों में जो बेहतर होगा आने वाले समय में 150 से करेंगे। तो ये इसी व्यवस्था का हिस्सा था। औसत एक लोकसभा के चुनाव में कितना तक खर्च आता है जो कि घोषित है?
अघोषित की बात देखिए, नहीं कर रही इसमें ये भी तर्क इसलिए हूँ। नहीं, मैं तो अभी पहले मेरा सवाल है, मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दें। हाँ, कितना मैं खर्चा उसी आता है? सवाल का मैं जी। कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो चुनाव आयोग है वो खर्चों का विश्लेषण लोकसभा से नहीं करता है, वो हमेशा वोटर के अनुपात से करता है कि पर वोटर उसका कितना खर्च हुआ। हाँ, आप ठीक है। जैसे भी बताना चाहें तो वो जो उसके आंकड़े हर चुनाव में बदल जाते हैं। एवरेज, एक हम एवरेज की बात एवरेज मान के चलिए कि अगर हम ऐसे लगाते हैं तो 1000 के आसपास पर इलेक्शन में पर पर्सन पर वोटर पे खर्चा आएगा। एक एवरेज है, इसका कोई सरकारी डाटा अब तक जारी नहीं किया गया। जैसे जो आपका सवाल है कि उससे खर्च बढ़ेंगे, वो उस पर मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। तो इस पे खर्च इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वोटर तो फिक्स है ना, वोटर थोड़ी बढ़ रहा है, वोटर तो वही रहेंगे, बूथ भी वही रहेंगे। केवल चुनाव में आप एक की जगह 3 लोगों को चुन रहे हैं। और ये जो हर बार चुनाव अलग टाइम पे होता है, कहीं सीट कुछ हो गई तो वो ऑफ कोर्स वो अपने आप में इतना बड़ा खर्चा है लोकतंत्र पे, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन जो परिसीमन के बाद सीटें बढ़ रही हैं उससे चुनाव खर्चे की बात है, वो मैं कह रहा हूं उसमें 1 रुपए का फर्क नहीं आएगा। कारण क्या है कि वोटरों की संख्या वही रहेगी, बूथ की संख्या वही रहेगी, सुरक्षा कर्मचारी वही रहेंगे, वहां पर वोट डलवाने वाले कर्मचारी वही रहेंगे। केवल संख्या किसकी बढ़ रही है? जिनको चुनना है, जो चुन रहे हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। तो जब खर्चे जो चुन रहे हैं उनकी संख्या पे होता है तो जितने लोगों चुनने हैं तो वो तो वही रहेंगे ना। अगर जैसे आज के डेट में अगर देश में 80 करोड़ वोटर हैं तो तब भी तो 80 करोड़ रहेंगे। वो 80 करोड़ लोग 543 की जगह 1450 लोगों को चुन रहे होंगे, बस ये फर्क आएगा। तो इससे कॉस्टिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कॉस्टिंग वही सेम टू सेम रहेगी क्योंकि उसके लिए कुछ नया तो करना ही नहीं है। अभी भी तो मान लीजिए मतदाता तो वहीं वोट डालेगा ना जो जहां पहले का है, तो उसका कोई फर्क नहीं आना है। मैंने क्या कहा कि ये केवल एक भ्रांति ऐसे फैलाई गई है कि बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इस पे उत्तर भारत लड़ रहा है, पश्चिम भारत दक्षिण भारत उस पर विरोध कर रहा है। कुछ नहीं विरोध है, ये हम लोगों के दिमाग में इस चीज को बैठाया गया है। मैंने क्या कहा कि उत्तर लड़ रहा है तो दक्षिण कहाँ लड़ रहा है? दक्षिण तो चुप है, सॉरी दक्षिण लड़ रहा है तो उत्तर क्यों चुप है? उनको फायदा हो रहा है इसलिए चुप है। उत्तर को क्या फायदा हो रहा है? नहीं, ऑफ कोर्स अगर हम सीटों की जिसका आधार ही जनसंख्या है और जनसंख्या के आधार पे अगर सीटें बढ़ेंगी तो ऑफ कोर्स फायदा होगा, तो उनका प्रतिनिधि ज्यादा होगा। जब प्रतिनिधि वहां पे बैठे हुए लोग, संसद के अंदर बैठे हुए मेरे इलाके के लोग ज्यादा होंगे तो वो मेरे फेवर की बातें ज्यादा करेंगे। अंडरस्टूड है। अभी जैसे अगर परिसीमन प्रॉपर तरीके से होता तो आज उत्तर प्रदेश में 250 लोकसभा सीट होती, तो 250 लोकसभा का मतलब ये हो गया कि 170 नए लोग सांसद बनते। उत्तर प्रदेश में कितने लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा हैं? जो 170 लोग सांसद बन सकते थे वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पे? सवाल तो ये उठता है ना कि उत्तर क्यों नहीं परिसीमन पे बोल रहा है। आप ही बताइए क्यों नहीं? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो राजनीतिक एकाधिकार के तौर पर देश की राजनीति को कब्जा किए हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी और को यहाँ आने का मौका दिया जाए। अभी वर्तमान में देखिए बहुत इस बात पे बात हुई है, राहुल गांधी जी संविधान लेके घूमे, इस बात पे उन्होंने संसद से लेके हर जगह ये सवाल उठाए कि SC ST कितने सेक्रेटरी हैं, कितने ये हैं। अब ये बात बताइए कि देश की राजनीति में सिर्फ SC ST को रिजर्वेशन मिलता है और उनकी जनसंख्या के परसेंटेज के अनुसार मिलता है। एक बात ये भी जान लीजिए, उसमें ये भी नहीं फिक्स है कितने % मिलेगा। अगर किसी प्रदेश में SC ST की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसी अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लोकसभा में उनको रिजर्वेशन मिलता है। आज भी वर्तमान में 131 सीटें रिजर्व हैं SC ST के लिए। अगर परिसीमन से 1450 हो जाते तो SC ST की सीट कितनी हो जाती? बढ़ेंगे, बढ़ जाते। तो आप जो चीज हो सकती है उसको क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि SC ST सीटों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो SC ST सीटों पे सबसे ज्यादा परिवारवादी लोग हैं। उन लोगों ने अपने समाज का ही हक खा लिया है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में हमारे सिवा कोई और आगे बढ़े। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि SC ST की जो लोग ऑलरेडी विराजमान हैं पदों पे, राजनीतिक पदों पे या चुन के आए हैं, उन्होंने भी मतलब एक तरह से कब्जा कर लिया है और दूसरों का हक खा लिया है। जो बड़े दल हैं, जो बड़े परिवार हैं, इतने सालों से, दशकों से इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए राजनीति में सत्ता पे काबिज रहे हैं, उन्होंने भी कब्जा कर लिया है। तो बच कौन गया फिर? आम आदमी। तो आम आदमी को अगर इतना, इस देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा इसी बात तो है ना कि अगर आम आदमी अपने देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं समझ पा रहा है तो आने वाले समय में क्या होने वाला है। जब आप परिसीमन जैसे व्यवस्था पे 50 साल से रोक है और इस देश का एक आम आदमी इस पे एक शब्द नहीं बोलने वाला है तो आप लोकतंत्र में कितनी आस्था रख रहे हैं? जो संख्या हमारी, मैं कहता रहा हूँ कि शहरी आबादी
जिसे लोग प्रबुद्ध कहते हैं, आज दिल्ली एनसीआर में 55 लोकसभा सांसद होने चाहिए जनसंख्या के अनुसार। देखिए, शहरी आबादी को तो एक अलग उनका वो होता है, उनको लगता है कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस देश का कुछ होने वाला नहीं। आपने बीच में कहा था कि युवा क्यों नहीं आ रहा राजनीति में, तो एक माइंडसेट यहाँ पे हो चुका है ज़्यादातर लोगों का। उनको लगता है कि एक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चुन के आता है, और दूसरे क्योंकि आम खासकर अगर हम लोग शहरी और मिडिल क्लास की बात करें तो उनको लगता है कि मुझ पे तो तब भी कोई सीधा फर्क पड़ना नहीं है, मैंने तो अपना नौकरी करनी है या काम करना है, टैक्स देना है, तो वही चीज़ें जैसी चलनी है और कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ बदलाव नहीं होना इस देश में, कुछ नहीं सुधरना, ये जो है एक भाव है नहीं बहुत ज़्यादातर लोगों में है। इसलिए लोग शायद युवा है या फिर जो भी लोग राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर लोगों के मन में है तो देश का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित होगा? क्योंकि अगर आप या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है, नई सीटें अगर बनती हैं तो उससे देश का लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसमें भी युवा या नए लोग आएंगे। हो सकता है जो ऑलरेडी काबिज लोग हैं, जो जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं के लोग, उन्हीं के परिवार वाले उन सीटों पे भी आए। एक बात बताइए कि अब तक तो है ही ना, वहाँ तो एक संभावना है, तो बाकी तो अगर नहीं होता है तब तो संभावना ही नहीं। और मैंने क्या कहा कि ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। जो मैं एनसीआर का एग्जांपल दे रहा था कि यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक नॉर्मल तरीके से कि आप इस बात को समझिए कि अगर दिल्ली एनसीआर में 55 सांसद हों और लगभग 250 विधायक हों, तो जनता की आवाज ज्यादा सुनी जाएगी या कम सुनी जाएगी? ज्यादा सुनी जाएगी। होना विकास के कार्य ज्यादा होंगे या कम होंगे? देखिए, जब बंटवारे भी हुए ना, यूपी से आपका उत्तराखंड अलग निकल के गया, तो सब आधार यही था, या शायद बिहार टूटा कि भाई इतना बड़े स्टेट को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ मैं, पर मेरा सवाल ये है या आशंका कह सकते हैं कि जो हमारे देश का मौजूदा राजनीतिक सिस्टम है उसमें कुछ ही परिवारों का जो कब्जा है, ठीक है, तो अब उनसे एक खतरा तो आता ही है कि ये आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है नए लोगों को चांस मिले, लेकिन ये भी एक संभावना बनती है कि जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वही जो हम नई सीटें बनाते हैं उन पे भी उन्हीं के लोग काबिज हो जाएं। नहीं, वो लोग पूरी व्यवस्था में बैठे हैं, अब उनके पास स्कोप ही नहीं है बढ़ाने का। अब उनको जितनी आवश्यकता थी उस पर बैठे हैं, वो इसीलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि जो बढ़ेगी उस पर नए लोग ही आएंगे। किसी व्यक्ति का बताइए, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार गांधी परिवार है, उनके घर में 3 ही लोग हैं जिनके अंदर योग्यता है सांसद में जाने की। तीनों लोग संसद में हैं। भाई सोनिया जी राज्यसभा में हैं, प्रियंका जी और राहुल जी लोकसभा में हैं। तो जब उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं है तब वो बाहर बैठा है। कुछ और राजनीतिक परिवार अब जैसे राहुल, देखिए अगर अभी मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी के परिवार में 2 ही आदमी की योग्यता है जो लोकसभा में जा सकते हैं। या इसके पहले जब मुलायम सिंह जी थे तो मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और डिम्पल जी, तीनों लोग थे ना। तो अब इनके पास स्कोप ही नहीं है। इनके परिवार में है कौन की जिसको आप भेजना चाह रहे हैं? नहीं, तो बहुत परिवार तो इनका बड़ा है, उसमें चाचा के बच्चे, चाचा के बच्चे नहीं होते हैं। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा अपना ही, और समाजवादी पार्टी का इतिहास आपने देखा। बिहार में तो बहुत बनता है लालू के लिए स्कोप, वहां तो स्कोप बहुत बनता है, अपने घर में बनता है। आप वहां पे भी देख लीजिए, लालू जी के परिवार में जितने लोग हैं, कौन राजनीति में नहीं आया है? तो आपस में ही लड़ रहे हैं ना। अब लड़ रहे हैं ना, क्योंकि अब जनरेशन बदल रही है। लालू जी और उनके परिवार, लेकिन अब उनके परिवार के लोग संख्या जब बढ़ती है तो उनका परिवार अलग हो गया। लेकिन जब सीटें बढ़ेंगी तो चांस बढ़ेगा ना, लड़ाई कम हो, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तब तक जनता के बीच योग्य लोगों की कमी नहीं है। जब मौका नहीं मिल रहा है तब योग्य लोग वहां पर अवसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इस वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। जब अवसर मिलेगा तो इस देश में 145 करोड़ की आबादी में आपको लगता है लोगों की कमी है, अवसर नहीं मिल रहे हैं, आप अवसर नहीं उनको दे रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, आप जटिलता उत्पन्न कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं आपको एक वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से गौर करिएगा कि देश की राजनीति में महिला आरक्षण की बात आ रही है, पास है बिल, परिसीमन लागू होगा, महिला आरक्षण बिल आ रहा है। अब वर्तमान में राजनीति में एक नैरेटिव आप देखिए कि महिलाओं को लेकर के किस तरह से राजनीति में बयानबाजी हो रही, क्यों हो रही है? ये प्री प्लान हिस्सा है। आप देखेंगे आने वाले समय में राजनीति में महिलाओं को लेकर के और बयानबाजी आएंगी, क्योंकि महिला राजनीति की तरफ जाने की सोचे ना। कि जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि राजनीति में महिलाएं कैसे जाती हैं, क्या है, उनका चारित्रिक हरण किया जाता है। क्योंकि इस वजह से किया जाता है क्योंकि आप बोल न पाएं। अगर आप राजनीति के तौर पे बोलेंगी तो आपको ये माना जाता है कि आप राजनीति से जुड़ी हैं तो आपका चरित्र ऐसा होगा। ये क्यों नैरेटिव फैला रहा है, जरा बताइए।
हमारे देश की महिला राष्ट्रपति प्रत्याशी जब बनती है यूएस में, तो हमारा देश यहाँ खुशी मनाता है। क्या आपके अपने देश में कोई महिला ऐसी दिख रही है कि जो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन सके, प्रधानमंत्री बन सके? कोई दिख रही है? क्योंकि हमने नैरेटिव बनाया है कि उसको जाना नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। इस देश की राजनीति में सिर्फ एकमात्र पार्टी और एकमात्र नेता है ममता बनर्जी। आप उनकी पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी को इसीलिए नहीं हराया जा पा रहा है क्योंकि उनका वोट बैंक सबसे ज्यादा महिला है। आज के डेट में वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का उनका रिप्रेजेंटेशन 34-35% है। और वर्तमान में बाकी पार्टियों का क्या है? आज एक महिला के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। राजनीतिक आइडियोलॉजी अलग हो सकती है। और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मायावती जी इस देश में 38 साल की उम्र में खुद के दम पर मुख्यमंत्री बनी थी, दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा थी। उन्होंने क्या किया दलित राजनीति के स्थित? व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिवाद के चलते आज के डेट में सबसे बड़ा दलित चेहरा होने के बावजूद राज्यसभा और लोकसभा में उनका प्रेजेंटेशन शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद, आपने नेता तैयार ही नहीं किया। बताइए बसपा में उनके बाद कौन नेता हुआ? तो ये जो मैंने क्या कहा, यही जो प्रणाली है ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। आज एक बात बताइए, इस देश में केवल 2 मुख्यमंत्री हैं महिलाएं, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे पद हैं जो सीधे मनोनीत किया जाते हैं, जैसे आप राज्यपाल बन सकते हैं या और भी बहुत सारे पद हैं। राज्यसभा का भी चुनाव हुआ है, देख लीजिए किस पार्टी ने कितने लोगों को, महिलाओं को ला दिया। तो सवाल ये उठता, मैंने क्या कहा, इस समय जो महिलाओं को लेकर आप देखेंगे आने वाले समय में बयानबाजी और तेज होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो महिलाओं को लेकर जो बयानबाजी है वो बेसिकली एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। नैरेटिव है। आप एक बार बताइए कि अपने दम पर राजनीति में बढ़ने वाले नेक्स्ट जनरेशन में पुरुष कितने हैं? नहीं, अभी तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं ना। इसीलिए कोई भी आदमी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो महिलाओं की तो गिनती और ही नहीं है। आप जो भी देखेंगे या तो किसी के पिताजी कहीं मतलब उनकी वजह से विरासत में मिला होगा तब होंगे। तो ये कह देना कि ये चूंकि महिलाओं को एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है तो जनता खुद डिसाइड कर सकती है। मैं नैरेटिव को इसलिए कह रहा हूँ कि जो 33% महिला आरक्षण बिल है वो लागू होने का मतलब 33% मतलब 1/3 सीट महिलाओं के 1/3 सीट अगर आप कल्पना करिए कि लोकसभा और राज्यसभा में होंगी तो महिला सशक्तिकरण कितना आगे बढ़ जाएगा। आज मैं इस तर्क पे बात कर रहा हूं कि अगर इस देश में 5 राज्यों की मुख्यमंत्री महिला होती तो महिलाओं को देखिए मनोबल कैसे बढ़ता है। हर व्यक्ति, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप महिलाओं को राजनीति में जो पहला आरक्षण है वो तो कांग्रेस नहीं दिया, राजीव गांधी लेकर के आए पंचायत के लेवल पे, जो सबसे पहली शुरुआत की वो तो वहीं से होती है। 2-3 चीजें हैं ना, हमेशा विचार, जैसे अभी आप बिहार में देखेंगे तो 50% आरक्षण है पंचायतों में, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि बेसिक लेवल पे जो दिक्कतें आती हैं वो, मैं आप ही के सवाल का जवाब देना जो आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे समझ में आ गया वो क्या आप पूछ रहे हैं। आपका ये सवाल है कि वहाँ पर भी पुरुष वर्ग ज़्यादा सक्रिय होता है महिलाओं के ऊपर, जो पंचायत चुनाव में होते हैं वहाँ एक कॉन्सेप्ट भी होता है। मैंने तो खैर सीधा सवाल यही पूछा था कि ऐसा नहीं है कि पार्टियां सपोर्ट नहीं करती हैं कांग्रेस को लेकर के, अब ये अलग बात है कि हमारा सामाजिक ढांचा इस तरह का है। गौर करिए कि जब कांग्रेस में भी आने के पीछे की लॉजिक ये थी कि वहाँ लंबे समय तक इंदिरा गांधी उसकी लीड कर रही थी, इस वजह से कांग्रेस उस समय बहुत सारे महिलाएं उसमें सक्रिय राजनीति में थीं और उस बहुत आगे गई, क्योंकि एक आदमी का एक मनोबल मिलता है कि अगर आपके बीच से कोई आदमी किसी जगह पर जाता है तो आपको अच्छा फील होता है और फिर आदमी उस तरह से उस बारे में सोचता है। मैं जो नैरेटिव की बात क्यों कह रहा हूँ कि अगर राजनीति को इस तरह से गंदा दिखा दिया जाए कि राजनीति में जाने से पहले महिला 10 बार सोचे, तो वो महिला राजनीति के लिए मुखर होकर के कैसे बोलेगी, क्योंकि बोलते ही ये मान लिया जाएगा कि आप उसी फील्ड के हिस्सा हैं। दूसरी तरफ हर राजनीतिक दल का जो बड़ा व्यक्ति है उसके परिवार की महिलाएं राजनीति में हैं। जैसे अब कहा जाता है कि राजनीति में जाने के ये रास्ते हैं, ये कौन कह रहा है? लोगों से बुलवाया जा रहा है, और इस समय इसलिए बुलवाया जा रहा है कि ये महिला आरक्षण की बात चल रही है कि ये मुखर ना हो। आप एक बार बताइए कि 33% महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसकी शर्त परसीमन है। इस पे इस देश की कोई भी महिला बोल पाई है कि अगर आप परसीमन की शर्त इस पे क्यों लगा रहे हैं? हम 75 साल बाद किसी तरह से महिलाओं को उसका हक दे रहे हैं, आप फ्री करके दीजिए ना। और अगर फ्री कर आप परसीमन पर रोक लगा देंगे, महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। तो इस पे कोई महिला क्यों नहीं डर रही? क्योंकि महिला राजनीति में है। ये नैरेटिव ऐसा बना दो कि उसके लिए वो बोलने को तैयार ना हो कि हम भी राजनीति में हैं।
और उसकी आड़ में आप देखिए कि किस राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं, नहीं देखिए है। यहाँ तो क्या कि ये जिसकी बात आप कह रहे हैं कि इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जाए, वो तो हाल फिलहाल की बात है, लेकिन ये तो बहुत पहले की बात है कि नहीं, महिलाएं ये जिस हाल हिसाब से फिलहाल इसलिए दौर हम कह रहे हैं ना कि अब ये लागू होने वाला है, तो इसलिए इस पे करो ताकि कि आगे जाके ये चीज दब जाए, महिलाएं अपने हक के लिए, कि ये अगर परसीमन की रोक को बढ़ाया जा रहा है और महिला आरक्षण बिल नहीं लागू हो रहा है, तो इसका सबसे पहले विरोध कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। तो महिलाएं राजनीति में तो आए, लेकिन लागू क्यों नहीं होगा? वो तो ऑलरेडी पास है, और जब शर्त यह है कि परिसीमन, और वो भी अभी तो पूरा होने जा रहा है। तो अगर परिसीमन नहीं हुआ तो उसको टाल दिया गया, तो और जब वो ऑलरेडी नहीं बोली है महिलाएं, तो अब क्यों बोलेंगी? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसीलिए कि जब वो नहीं बोलेंगी, ये टेस्ट किया जाता है। हम देखिए, राजनीति हमेशा टेस्ट किया जाता है कि इसका इम्पैक्ट आप क्या दे रहे हैं, रिएक्शन आप क्या दे रहे हैं। अगर महिला नहीं रिएक्शन दे रही है, केवल सरकार के लिए, विपक्ष के लिए एक ही गले की फांस है, महिला रिजर्वेशन बिल। अगर महिला रिजर्वेशन बिल की फांस न हो तो इस देश में कभी भी परिसीमन लागू नहीं होगा। यहाँ अब इस नैरेटिव को केवल कैसे काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि अगर राजनीति में महिला आती हैं तो महिलाओं का राजनीति में आने का रास्ता बहुत गंदगियों से होकर के गुजरता है। ऐसा नैरेटिव कर दो कि कोई आदमी आए नहीं, क्योंकि 33% रिजर्वेशन का मतलब आप समझ रही हैं, 1450 सीट हो जाए, उसमें 33% रिजर्वेशन आप कर लीजिए, तो लगभग 500 सीटें महिलाएं लोकसभा में आ जाएंगी। अब ये बताइए कि चलिए, आपके हिसाब से, बिकॉज आपने इतने लंबे टाइम्स पे काम किया है, आइडियली अगर मैं अभी मान के चलती हूँ कि परिसीमन लागू होता है, तो आपके हिसाब से क्या नियम होगा उसका और कितनी सीटें बनेंगी? देखिए, अगर पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन लागू होता है तो 1450 उसके चांस तो लगते नहीं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, हम लोग ऐसे क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि इसका आधार हम, आप या इस देश की सरकार नहीं डिसाइड कर सकती है। जो हम बार बार, मैंने क्या कहा, नैरेटिव का खेल इसी को कहते हैं कि आप 800 मान लीजिए। हाँ। हम क्यों मान लें? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये 800 का आंकड़ा कौन दे रहा है? देखिए, जहां इतने सालों में 50 साल हो गए ना, 50 साल में जब लागू ही नहीं हुआ, तो उसमें हम लोग ये उम्मीद करें कि जो 70 साल पहले हुआ था वो लागू होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ जो संवैधानिक है, कि जो परिसीमन आयोग बनेगा वो डिसाइड करेगा कि इस आंकड़े के हिसाब से आप मान रहे हैं कि 1400 समथिंग सीट होंगी। मैं उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ, मैं मान नहीं रहा हूँ जो पुराने आंकड़े। आप किसी भी चीज को लेकर के डेटा कहाँ से उठाएंगे? जो ऑलरेडी हुआ हो। जब हम 71 में की जनगणना के अनुसार, जब हम 72 में करते हैं परिसीमन, तो उस समय 10 लाख की संख्या पे एक सांसद, और पूरे देश का आंकड़ा है 1,37,000 की संख्या पे एक विधायक। ये उस समय के डेटा थे। अब ये डेटा क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हम जानते ही नहीं है, तो इस पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते। हम प्रो डेटा पे ही बात करेंगे, और ये डिस्कशन करने और इसका डिसीजन लेने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार परिसीमन आयोग को है, जो अभी इस देश में बना नहीं है। ये बताइए, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे दिमाग में डाला जा रहा है, हम 800 क्यों मान रहे हैं? हम 1000-1200 पे क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? हमको ये बताया जा रहा है ना बार बार कि आप 800 को एक्सेप्ट कर लीजिए, कि आपको लगे कि अरे वाह 800 हो गया। क्यों हो गया भाई? 1450 तो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। तो ये इसी को कहते हैं नैरेटिव। हम पहले से गढ़ रहे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। चलिए, हमने चूंकि आपसे ही जानना चाहा, और आपके हिसाब से आप मान रहे हैं कि 1450 जो होना चाहिए वही होगा या वो होना चाहिए। फायदे क्या होंगे परिसीमन? सीधे सीधे अगर मैं पूछती हूँ, आपके हिसाब से क्या क्या फायदा होगा देश को, पार्टियों को, युवा को? देखिए, सबसे बड़ा फायदा होगा कि जनता की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाएगी। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के बीच ज़्यादा कनेक्ट होंगे, और यही एक तरीका होता है। क्योंकि हमेशा देखिए क्या होता है, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, वो हमारी आवाज़ को ले जाकर के संसद में रखता है। एक देश, हम 145 करोड़ लोग तो अपनी बात संसद में नहीं रह सकते, लेकिन अगर जनता और उसके प्रतिनिधि का संवाद ही नहीं होगा तो वो उसकी बात को कैसे रख पाएगा? तो लोकतंत्र का कोई महत्व तो नहीं बचता है। जब संख्या 10 लाख होगी, वो भी मैंने क्या कहा कि हमेशा हम आइडियोलॉजी, मतलब हम आदर्श स्थिति में नहीं है। अगर आप पूरे विश्व का लोकतंत्र उठा करके देखेंगे तो वहाँ संख्या बहुत कम है। जनप्रतिनिधियों की जो संख्या है सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो 6 लाख की संख्या पे अमेरिका में है। बाकी यूरोप के सारे देशों की अगर सांसदों की संख्या आप देखेंगे तो 2 लाख से नीचे आ जाती। वो हम आदर्श स्थिति की नहीं बात कर रहे हैं, हम उस बात को कह रहे हैं जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि 10 लाख पे हमारे पहले सांसद थे भाई। जब 71 में थे तो थे। यहाँ भी है कि तब वहां पे जनसंख्या इतनी थी और अब उसके डबल अगर आप डेटा तो इसीलिए देखते तो हैं हर 10-10 साल पे बढ़ते थे। आप तो मान लीजिए कि अब मान लीजिए आप बैंक का कर्ज नहीं चुका रहे हैं, हाँ, तो बहुत डबल बड़ा से भी दिखेगा। ज्यादा। दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात है कि दलित
और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, जो नहीं है, जो हम हमेशा इस गैप को मानते हैं कि दलित पर दलित उत्पीड़न तो आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि SC ST तो ऑलरेडी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है तो संख्या बढ़ जाएगी ना, रिजर्व सीटें बढ़ेंगी तो रिजर्वेशन परसेंटेज में बढ़ेगा। तो अभी तो उन्होंने तो कल्याण किया नहीं, आपने खुद ने बोला कि उन्होंने जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है फायदा उठाया, 50 साल से बदला नहीं ना, तो अब नए लोगों को मौका मिलेगा और सीटें सफल नहीं हो रही, घूम नहीं रही हैं कि जो सीटें SC ST के लिए रिजर्व तब से थी वही सीटें रिजर्व हैं। तो अगर मान लीजिए उसके सिवा क्या और सीटों पर दलित उत्पीड़न नहीं हो रहा है, 131 सीटों पे जो लोग दलित लगातार चुने जा रहे हैं, ये परिसीमन में सीटें घूमती कि आज रिजर्व है दलित के लिए, अगली सीट दूसरी बार होती, तो वो उनसे क्या होता है कि वो हर व्यक्ति तक वो सुविधाएं पहुंचती हैं। महिला आरक्षण बिल लागू होने से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जो नई सीटें आएंगी उस पे युवाओं को नया अवसर मिलेगा, क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा कि आप चुनकर आ सकते हैं। आप मान लीजिए बीजेपी में कोई पार्टी का सांसद है और उसी पार्टी का मैं सदस्य हूं, तो उसके खिलाफ मैं चुनाव थोड़ी लड़ सकता हूं, लेकिन अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो एक अवसर मुझे नई सीट पे लड़ने का तो मिलेगा, तो उसमें जो भी चुन करके आएगा वो चुन कर आएगा। दूसरे काम तेजी से होंगे, क्योंकि देखिए हमेशा मैन पावर किसके अनुसार काउंट किए जाते हैं, जब आपका वर्क फोर्स ही नहीं है तो आप इफेक्टिव तरीके से काम कैसे करेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे विकास के लिए सबसे ज्यादा बाधक है, मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि संविधान में ये भी है कि जितनी सीटें हैं उसके 15% से ज्यादा आप मंत्रिमंडल नहीं बना सकते हैं, मंत्रालय नहीं बना सकते हैं। अब आधुनिक भारत के अनुसार आपको नए मंत्रालय भी तो चाहिए, वो आप नहीं बना पा रहे हैं। सीटें बढ़ेंगी तो मंत्रालय बढ़ाने का भी तो आपके पास स्कोप बढ़ेगा, आप नए नए विभाग बना सकते हैं, खर्चे भी बढ़ेंगे फिर। खर्चे तो अपने देश में एक बात बताइए, बजट नहीं बढ़ रहा है, हर साल बजट किस आधार पर बढ़ रहा है। और मैं कहता हूं कि टोटल कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए, इस देश के बजट का सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों पर खर्च होने वाला खर्चा जो है 0% में आएगा, 1% में नहीं आएगा, 0% में। आज भारत सरकार का बजट देखिए 55 लाख करोड़ का है, और सांसदों की सैलरी फीस, आप एक बात बताइए हमारा लोकतंत्र कितना कमजोर है। हम आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ग्राम प्रधान की सैलरी 2000 से लेकर 4500 तक। भारत सरकार का मिनिमम वेजेस क्या है, लगभग 14-15 हजार का होगा मिनिमम वेजेस। हाँ, 650 रुपये पर डे के हिसाब से। ठीक है ना, हम 15 कर रहे हैं, होगा ज्यादा ही। अब आप एक बात बताइए, जब आप एक लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को 2500 रुपये हैं पंजाब में ग्राम प्रधानों की सैलरी, आप एक बात बताइए, इस कल्पना पे आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। मैंने और क्या कहा, और बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं कि जिसमें सैलरी ही नहीं है, तो आप करप्शन को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत सरकार कम से कम आंकड़ों के अनुसार एक ग्राम सभा पे 1 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च करती होगी। यहाँ तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं कि इस वजह से करप्शन है कि सैलरी कम है, जिनकी सैलरी ठीक ठाक है वही लोग सबसे ज्यादा करप्शन कर रहे होते हैं। वो एक अलग तर्क है। मैं दूसरे, वो व्यक्तिगत, मैंने क्या कहा कि आप जनप्रतिनिधि जो है, जो चुना हुआ उसका एक रेस्पेक्टेबल सैलरी होनी चाहिए नहीं। मैंने क्या कहा कि आप दोनों चीज हम ही डिसाइड कर रहे हैं ना। आप इस देश में मिनिमम वेज डिसाइड कर रहे हैं कि ये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। ग्राम प्रधान या कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि क्या पार्ट टाइम होता है या फुल टाइम होता है, बताइए। भारत सरकार के उसमें संवैधानिक उस प्रणाली में क्या वो दूसरा काम कर सकता है, नौकरी कर सकता है या कुछ और काम कर सकता है? ऑफिशियली मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, उसका तो काम आप ये सोचिए ना कि हम लोकतंत्र कितने पुराने लोकतंत्र को ढो रहे हैं। इसीलिए क्योंकि जब वो आदमी 2500 रुपये पाएगा, 450 रुपये पाएगा, तो आपको भी पता है कि वो आदमी इसी से घर नहीं चलाएगा। तो ये व्यवस्था की गलती कौन कर रहा है? हम ही शुरुआत कर रहे हैं ना। आप इस बात बताइए कि ये तर्क किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि 4,500। तो ये भी इस पे जो आप कह रहे हैं, इस पे लोग ऐसे भी सवाल उठाते हैं कि कोई एक बार चुन करके MLA या MP कुछ बनता है और पूरी जिंदगी आजीवन उसको वो मिलती है सरकार से। चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वही कह रही हूँ कि सवाल यहाँ भी उठता है कि अगर आप 5 साल के लिए एक बार सेलेक्ट हो गए फिर आप कभी एकदम मिलनी चाहिए उस पर। मैं कह रही हूँ क्यों, अगर जो लोग सवाल उठाने वाले हैं, मैं उन्हीं का सवाल आपके सामने रख रही हूँ। लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप एक बार 5 साल हमारे आपने नुमाइंदगी चुने गए और उसके बाद आप पूरी जिंदगी कभी नहीं हो, आप पूरी जिंदगी उसे ऐश मतलब एकदम मान लेते हैं। आप कभी ये देखिए कि अपने देश में जनप्रतिनिधि कितने हैं जो सैलरी पाते हैं और रिटायर कर्मचारी कितने सैलरी पाते हैं, उनको सैलरी क्यों दी जाती है? अब तो वो पूरी जिंदगी काम करते हैं ना, 60 साल की उम्र तक काम करते हैं, उसके बाद लेकिन 5 साल को कंपेयर नहीं कर सकते ना, 35 साल 40 साल। पुरानी पेंशन को खत्म इसीलिए नहीं किया गया, बर्डन बढ़ रहा था। रुद्र जी यहाँ पे क्या है, वो तो
अलग चैप्टर चला जाएगा हमारी बातचीत का। लेकिन हम ये जानते हैं कि मान लीजिए कोई 35 साल अपनी ज़िंदगी के देता है या 40 साल देता है, तो उसको इसलिए माना जाता है कि ये उसकी सैलरी का हिस्सा है और वो उसका जो जितने टाइम काम करता है उसमें से कुछ कुछ हिस्सा कटता है उसकी सैलरी का। हम सब अगर 5 साल कोई काम करता है और उसके आधार पर पूरी जिंदगी देती है, सवाल उठता है। ये जो व्यवस्था इसीलिए लाई गई थी कि जो राजनीति है वो जनसेवा है, और जो जनसेवक होते हैं उसकी बहुत सारी दैनिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसको वो न चाहते हुए भी उसको पूरा करना है। कि जैसे उसके एक्सपेंसेस जो हम अब कहते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को गहराई से नहीं समझते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो उसको करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच रहता है और जनता के बीच बहुत सारी चीज़ें सामाजिकता होती है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप इतने लंबे टाइम से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो कोई खास वजह, कोई खास पसंद इस मुद्दे से जुड़े नहीं? ये हमारा देश प्रेम है। हम ये चाहते हैं कि हम जब देश प्रेम नहीं, एकदम देश प्रेम है। देखिए मैंने क्या कहा, जब उस चीज को आप गहराई से समझिएगा, जब देश में अंग्रेज थे तो एक आम आदमी का अंग्रेज सत्ता में रहे या कोई और सत्ता में रहे क्या फर्क पड़ता था? सारी व्यवस्थाएं तब भी थी। आज अभी वर्तमान में अगर गौर से आप देखेंगे तो देश की वर्तमान संसद पे बात नहीं कर रहे हैं, उनको देश प्रेम नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप अगर, मैंने क्या कहा कि अगर हमारे ऊपर परिसीमन को 50 साल से रोक के थोपा गया है और हम नहीं बोल पा रहे हैं, तो देश प्रेम हमारा कहाँ चला गया? हमारा देश प्रेम निभाने की जिम्मेदारी केवल देश के सैनिकों की है कि वो अपनी जान दें। हमारी क्या जिम्मेदारी है जरा बताइए? हम वोट देने की जिम्मेदारी को समझते हैं। वोट देना आपका अधिकार नहीं है, वोट देना आपका कर्तव्य है। अब पूछिए कैसे? अगर आप अपने घर की सफाई रखती हैं, आप खुद को अच्छे से अपने अच्छे तरीके से रखते हैं, तो ये आपका अधिकार नहीं है, आपका कर्तव्य है, ड्यूटी, क्योंकि ये ड्यूटी होती है। तो अगर हम अपने लोकतंत्र को हमें गिफ्ट में दिया गया है, हमने थोड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनसे पूछिए जो इस देश को आज़ाद करने में लड़े थे, उनसे उनका योगदान पूछिए। हम तो उनको भूल चुके हैं। तो हमको फ्री में दी हुई चीज़ पे हम बोल क्यों रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारा देश प्रेम नहीं है। हमारा देश प्रेम कहाँ आकर के सिमट जाता है? चलिए मान लिए आपकी बात। एक आखिरी सवाल, जो आप जिस कोशिश में, जिस मिशन में आप लगे हैं, मान लीजिए पूरा हो जाता है, इस परिसीमन से रुद्र प्रताप सिंह को क्या फायदा होगा? देश को फायदा होगा तो मेरा तो फायदा होगा ही होगा। देश से तो नेताओं वाली बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे एक देश के नागरिक के लिहाज से जानना चाहती हूँ। के लिहाज से पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे सांसद की आवाज बहुत मजबूती के साथ संसद में उठेगी। मेरे क्षेत्र का ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है जो नई कुर्सियां, जो आप यहाँ पे कुर्सी फिट करने वाले थे, उसमें कोई कुर्सी दिख रही है जहाँ पे रुद्र प्रताप सिंह बैठे हुए दिखे? बिल्कुल, अगर एक कुर्सी बढ़ती और वो मौका मुझे मिलता है तो एक नागरिक के तौर पर मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए? ये कौन सी गलत बात हुई? नहीं, बिल्कुल हमने कहा ही नहीं कि गलत बात है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, मैं उस हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति इस देश से प्रेम कर रहा है, क्यों आप देश का प्रधानमंत्री दूसरा आप नहीं हो सकते हैं? आपके अंदर ये अभिलाषा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? विजन आपका अगर बड़ा होगा तभी तो देश बड़ा होगा। अगर इस देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री बनने का अगर सपना देखता है तो देश कितना आगे चला जाएगा। हम चाहते हैं कि जब आप जो कुर्सी फिट हो उस पर आप बैठें और अगली बार हमारी बातचीत जो पॉडकास्ट हो उस कुर्सी के बाद हो, और अगर वो कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी तो फिर क्या ही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और जल्दी पूरी हो हमारा पूरा प्रयास। और ये जो मिशन जिसमें आप लगे हुए हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो चीज़ एक्चुअली देश के फायदे के लिए हो, लोकतंत्र के फायदे के लिए हो, वो ज़रूर हो। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसमें, तो जो हमने कहा कि हम चाहेंगे कि अगली बार जब हमारी बातचीत हो वो तीसरी कुर्सी जो कि देश के नुमाइंदगी के तौर पे हो, वो यहाँ पे हो। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, एंड थैंक यू सो मच। शुक्रिया।